हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजीआई में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज नया सेशन लेकर आए हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री, मतलब हम आपको पूरा कोर्स कवर कराएंगे। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री शब्द सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। प्लीज़ अभी तक जिस भाई ने सेशन को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। प्लीज़ थंब जरूर दबा देना, थंब दबाना मत भूलिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है भाई साहब। सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा आपको, अगर पढ़ना है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब से हमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका बेनिफिट होगा इसमें। कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, आपके पास तुरंत मैसेज आएगी, नोटिफिकेशन कि ये वीडियो आया है, तुरंत उसको देख लो। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री मेन शब्द आता है कि हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। ये पढ़ा तो लिया हमने कि हिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन मेन पॉइंट ये भी होना चाहिए कि हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। हिंदी में तो हम इसको इतिहास लिखते हैं, इतिहास। इसको अलग अलग भागों में बांटो, इति और हास। इति मीन्स होता है बीता हुआ, हास मीन्स समय। बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करने को ही इतिहास कहते हैं। ये तो हमारा हिंदी भाषा में हो गया इतिहास, लेकिन हिस्ट्री का शब्द कहाँ से आया है इंग्लिश में। उसके पीछे का रीज़न है कि एक शब्द हुआ करता था, यूनानी भाषा का एक शब्द, यूनानी भाषा का एक शब्द हिस्टोरिया, जिससे हमारा हिस्ट्री शब्द बना है। हिस्टोरिया शब्द से ही मिलकर हिस्ट्री शब्द बना है। अब यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन ये बनता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कि हिस्ट्री का पिता या हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता या इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स यानी इतिहास का जनक। हेरोडोट्स इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये तो हमने आपको बेसिक बता दिया है कि हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। अब बात करते हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो हमें मेन पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे हिंदू राजाओं के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे हम मुस्लिम राजाओं, मुस्लिम शासकों के बारे में। और आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे अंग्रेज आए, क्रांति, ये सब, महात्मा गांधी, भगत सिंह बारे में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में कभी उठना चाहिए कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में ही क्यों बांटा गया। 4 में भी लिख सकते थे, 5 में भी लिख सकते थे, 3 में ही क्यों बांटा गया। इसके पीछे का रीज़न आपको शायद ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक ब्रिटिश के एक राइटर हुआ करते थे, जेम्स मिल। ब्रिटिश के एक राइटर हुआ करते थे, जेम्स मिल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ों को अपने उसमें बुक में दिखाया गया था। सबसे पहले इन्होंने हिंदू के बारे में, फिर मुस्लिम, फिर इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों के बारे में। ये बुक जब भारतवासियों ने पढ़ी तो उनको लगा कि जो हमारा इतिहास है वो वाकई में 3 भागों में बांटा जाना चाहिए, ताकि हमें पढ़ने में आसानी मिलेगी, समझने में आसानी मिलेगी, और वाकई में 3 भागों में बांटने में काफ़ी हमको सुविधा हुई। इसलिए हमने अपने इतिहास को 3 भागों में बांट लिया। एक हम बात आपको और बता दें कि हेरोडोट्स ने जो एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोट्स ने एक पुस्तक भी लिखी थी
हिस्टोरिका नामक पुस्तक, ये आपका प्रश्न बन सकता है कभी भी कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। शायद आ सकता है, चांस है नहीं बट आ सकता है, क्योंकि हेरोडोट से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता ज़रूर है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसलिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे मेन बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है पता है? काफ़ी बच्चे ईसवी और ईसा पूर्व में डिफरेंस नहीं बता पाते। अभी तक उनको यही नहीं पता कि क्या ईसवी और क्या ईसा पूर्व है। सबसे पहले हम इतिहास में आगे बढ़ने से पहले आपको यही डाउट क्लियर करा दें कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है। ईसवी, ईसा पूर्व, ईसवी, इसमें अंतर क्या है? आज का समय क्या है? 2024 चल रहा है। कभी 20 भी रहा होगा, तो कभी 10 भी रहा होगा, और कभी 0 भी रहा होगा। यहाँ फिर कभी 10 रहा होगा, 50 रहा होगा, यहाँ फिर कभी 100 रहा होगा। तो यहाँ से 0 से और जो आगे का समय है, ये 2024 तक हमारा अभी तक का जो फिलहाल का समय है, ये हमारा ईसवी में आता है। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं एना डोमिनी, शॉर्टकट में AN भी लिख सकते हैं। यहाँ ये 0 और 0 से इधर जितना भी समय है हमारा, ये है ईसा पूर्व। इसको हम BC लिख सकते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पर आपका जन्म किसका हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 0 शताब्दी ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये तथ्य आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि 0 से जो भी अभी तक का समय है, 0 से लेकर 2024 तक का जो भी समय है, वो हमारा ईसवी में आता है। और 0 से लेकर जो पीछे का समय था, 0 से पीछे का समय था, वो हमारा ईसा पूर्व में आता था। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। प्राचीन भारतीय इतिहास, सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। हम भी बांट दे रहे 3 भागों में, कोई दिक्कत। गारंटी ले रहा हूँ आपको, GK GS अभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार यहाँ पर कंसंट्रेशन से पढ़ लीजिए। गारंटी दिला रहा हूँ, आपके जहन में अंदर एक एक बात अंदर चली जाएगी। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया था। इसको 3 भागों में बांटा गया, हमें भी बता रहे, लेकिन जो प्राचीन इतिहास है यहाँ पर आपको हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हिंदू राजा, यहाँ पर आपको मुस्लिम राजाओं के बारे में पढ़ना है, मुस्लिम शासक। यहाँ पर आपको अंग्रेज मिलेंगे, क्रांतिकारी, आंदोलन। आप भी इसी फॉर्मेट में नोट बनाइए। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुकों में तो बहुत कुछ लिखा है याद करने के लिए। अगर आपने इस फॉर्मेट में नोट बना दिए, पूरी डेफिनेशन आपको अपने आप से याद हो जाएगी, याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बांटा गया था प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। अध्यायैतिहासिक और ऐतिहासिक।
नीचे का कौ दिख ना रहा हो तो ऊपर लिख दे रहे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये आपका 712 तक था। ये आपका 712 से लेके मध्यकालीन, 712 से लेके 1707 तक ईस्वी। ये आधुनिक भारत आपका यहाँ लिख दे रहे 1707 से 1947 तक का जो भी आपका ये समय रहा, ये आधुनिक इतिहास में आता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से प्लीज़। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास को बाद में देखेंगे, सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास को हम बात करते हैं, मध्यकालीन इतिहास के ऊपर। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। मध्यकालीन ये आपका था 1200 कितने से कितने तक था आपका ये मध्यकालीन भारत। सॉरी इतिहास नहीं, अब मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे आप यहाँ पे। मध्यकालीन भारत, मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ना है आपको। मुस्लिम शासक। मध्यकालीन भारत को याद करने की एक बेस्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट, कभी जीवन में मरते दम तक नहीं भूलोगे, गारंटी ले रहे हैं। मध्यकालीन भारत को याद करने की एक सबसे बढ़िया ट्रिक है कासिम गजनी गौरी गुड़ खाएं तसले में। गुड़ खाएं तसले में। आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी ये ट्रिक। कासिम गजनी गौरी, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, गंदी राइटिंग हो गई, थोड़ी समझने का कोशिश करिए। कासिम गजनी गौरी गुड़ खाएं तसले में। कासिम से आपका, कासिम से मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। गुड़ से क्या है? गुलाम वंश। अब यहाँ से आपका क्या होता है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, यहाँ से गुड़ खाएं तसले में, यहाँ से आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई। गुलाम वंश, यहाँ से आपकी डायनेस्टी चली है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश। कभी नहीं भूलेंगे आप। कासिम गजनी गौरी गुड़ खाए तसले में। कासिम मोहम्मद बिन कासिम, गजनी महमूद गजनवी, गौरी मोहम्मद गौरी, गुड़ से गुलाम वंश, खाए से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश और में से मुगल वंश।
ये आपका कब तक से कब तक चला था? 712 से लेके 1526 तक। मध्यकालीन की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मध्यकालीन भारत में ये दिल्ली सल्तनत तक 1526 तक चला है। इसके बाद भी और शासक हुए हैं, उसके लिए हम बाद में बताएंगे। अब मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मुस्लिम का उदय कब हुआ था, इस्लाम का उदय कब हुआ था, किसी को पता है? ट्रिक सभी लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। जब मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं इतना तो पता होना चाहिए कि भाई साहब इस्लाम का उदय कब हुआ था। इस्लाम का उदय हुआ था 570 ईसा पूर्व में, 570 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? संस्थापक इसके कौन थे, है किसी को पता? संस्थापक मोहम्मद हजरत साहब, ये संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनकी भी थोड़ी कुंडली देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। पिता का नाम था अब्दुल्लाह, माता पत्नी, और इनकी एक पुत्री भी थी। पुत्री का नाम था फातिमा। माता का नाम था अमीना, खदीजा। मोहम्मद हजरत साहब ने 1610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद जब ये बाहर निकले थे गुफा से तो इनके हाथ में पुस्तक थी। तो इन्होंने कहा था ये पुस्तक हमको अल्लाह ने भेंट की है। उस पुस्तक का नाम था कुरान। आपको एक बात और बता दें कि मुस्लिम धर्म के 5 स्तंभ हैं। मुस्लिम धर्म के, इस्लाम के 5 स्तंभ, जो इस्लाम को मानने वाले कट्टर होते हैं, इस्लाम के 5 स्तंभ। एक बार उसको जीवन में अपने हज यात्रा जरूर करना पड़ता है। हज यात्रा, दिन में 5 बार रोज़ा, 5 बार नमाज, 5 बार नमाज, कलमा जैसे हम लोगों में गायत्री मंत्र होता है वैसे इनमें भी कलमा होता है। ये लोग भी पढ़ते होंगे कुछ। ज़कात और रोज़ा। ज़कात जो रोज़े के महीने में 30 दिन व्रत रहता है, अगर इन 5 को जो फॉलो कर रहा है वो पक्का मुस्लिम है। वो करते भी हैं, ऐसा नहीं करते नहीं, करते हैं। मोहम्मद हजरत साहब की जो पुत्री थी फातिमा, तो इनका एक दामाद हुआ करता था अली इनका था दामाद। तो इनका जब अंतिम समय था तो इन्होंने सोचा कि हम अपना कोई उत्तराधिकारी बनाएं। और इनके इस्लाम धर्म में उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। उत्तराधिकारी को खलीफा। जाहिर सी बात है कि अगर इनका दामाद है तो इनके बाद वही, इनकी कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी, तो इनके बाद इनका दामाद ही उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 और इनके थे जो सेनापति मोहम्मद हजरत साहब के। नंबर 1 था अली, ये तो इनके दामाद थे। अबू बकर,
अबू बकर, अबू बकर, उमर, उस्मान, फिर अली को मौका मिला था। तो अबू बकर को मानने वाले थे 80 से 85% लोग, और अली को मानने वाले सिर्फ 10 से 15% लोग थे। तो मुस्लिम में भी विवाद एक हो गया। जो इनको मानने वाले थे उन्होंने अपना शिया और ये सुन्नी दो भागों में बट गए। सुन्नी और शिया, ये आपको पता होना चाहिए, सुन्नी और शिया दो भागों में बट गए। ठीक है, इतना हम इस्लाम के बारे में हल्की फुल्की हमने आपको जानकारी दे दी। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत में। सबसे प्रथम जो आक्रमणकारी था मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में उसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। मोहम्मद बिन कासिम, पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दें, फिर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी क्लियर होता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिमों ने आक्रमण कब किया था, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ये तो सभी को पता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, लेकिन ये नहीं पता किस लिए किया था, भारत वो किस लिए आया था। मेन वजह भारत आने की किसी को आज तक पता है नहीं, शायद आप लोगों को भी ना पता हो। नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम का भारत आने का मेन कारण ये था, मोहम्मद बिन कासिम भारत किस लिए आया। एक हमारा एक प्रांत है सिंध प्रांत, जहाँ के राजा दाहिर हुआ करते थे। यहाँ पर एक प्रांत था सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर। सिंध प्रांत के राजा दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम एक सेनापति था, ना कि वो कोई नायक था। तो मोहम्मद बिन कासिम के जो मालिक थे अल हजाज व्यापार करते थे भारत से। उनके समुद्री जहाज यहाँ से होकर जाते थे। एक बार दाहिर ने क्या किया कि इनके जो जहाज जा रहे थे उन जहाज़ों को इन्होंने लूट लिया। तो अल हजाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा, और मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में आक्रमण करके दाहिर को मार दिया। दाहिर को मारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के लोगों के सामने 2 शर्तें रखी। प्रथम शर्त, सभी लोग मुस्लिम धर्म कबूल कर लें, और अगर मुस्लिम धर्म नहीं कबूल करते हैं तो इनको एक कर देना पड़ेगा जिसका नाम था जजिया कर। ये सिर्फ हिंदू लोगों के लिए था, सिर्फ हिंदू लोगों, मुस्लिम लोगों के लिए नहीं था। उसमें भी हिंदुओं में से ब्राह्मण, विकलांग, विधवा को नहीं देना पड़ता था ये कर। ब्राह्मण, विकलांग, विधवा लोग ये कर नहीं देते थे। तो आज आपको ये बात पता चली होगी मोहम्मद बिन कासिम भारत आया किस लिए था। आया तो था 712 में, लेकिन किस लिए आया था वो आज आपको पता चल गया कि एक सेनापति के रूप में मोहम्मद बिन कासिम आया था। और मोहम्मद बिन कासिम का सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि आज तक कभी भी उसने अपने आप को उसने शासक या कभी अपने आप को कोई राजा नहीं माना है। हमेशा सेनापति के तौर पर कार्य किया उसने, बना है राजा, लेकिन कभी अपने आप को उसने माना नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम को एक नाम और था, लाल बख्श। इसको लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर लिखवाने का कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे हम आपको बता चुके हैं। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, मोहम्मद बिन कासिम है।
कब किया है? 712 ईस्वी में। जितना हमने आपको बताया सब आप लिख लेना कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के लोगों पर क्या क्या शर्तें लागू की। नंबर 1, वहाँ के जो हिंदू लोग थे उन्होंने तो उसने 2 शर्तें दी कि आप या तो सभी लोग मुस्लिम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो फिर एक टैक्स है जो जजिया कर है वो आप देंगे। तो भारत से सबसे जजिया कर हटाने कौन आया था? अकबर ने भारत से जजिया कर हटाया था। लेकिन फिर से एक शासक हुआ फिरोज शाह, जिसने भारत में फिर से जजिया कर लगा दिया था दोबारा से। इसको पूर्ण रूप से औरंगजेब ने हटाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कई सारी व्यवस्थाएं भी लागू की थी। इतनी बात आपको समझ में आई कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आया किस लिए था? आया तो था, लेकिन किस लिए आया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले दरहम सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। सिक्कों का प्रचलन। कपास की खेती, खजूर की खेती का भी आरंभ इसी ने किया था। मानचित्रावली प्रणाली की भी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने ही की थी। मानचित्रावली प्रणाली। भारत में अरबी घोड़े लाया था ये मोहम्मद बिन कासिम। भारत में अरबी घोड़े लाया था। और हम ये भी बता दें कि मोहम्मद गौरी को फांसी की सज़ा हुई थी। अरे मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सज़ा हुई थी। सॉरी, हमने अभी क्या बताया था आपको कि इसको लाल बख्श नहीं कहा जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा गया था। अब हम आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूरी डिटेल दे देंगे, लिखाएंगे बाद में। लिखाने से कुछ नहीं होता, समझ में आ जाए वही बहुत है आपके लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत के राजा दाहिर थे। उनकी 2 पुत्री थी। एक का नाम था शायद सूर्या देवी और एक का नाम था निर्मला देवी। एक का नाम था सूर्या और एक का था निर्मला नाम, दाहिर की पुत्री थी। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मार दिया तो उनकी 2 पुत्री का विवाह अल हजाज के 2 पुत्र थे उनके साथ करा दिया। ये भी 2 पुत्रियाँ थीं, जबरन शादी करा दी गई तो कर ली। आपकी किसी से जबरन शादी करा दी जाए, भगवान ना करे कि कराई जाए, अगर सपोज दैट कराई जा रही है तो आपको करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे पावरफुल है उधर तो आपको करना पड़ेगा। वही इनके साथ भी हुआ था, दाहिर की पुत्रियों के साथ। तो अल हजाज के बेटों से शादी करा ली, लेकिन उन्होंने भी सोच लिया था कि हम बर्बाद तुमको कर ही देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल हजाज से झूठ कह दिया कि पिताजी अब है ही क्या, मतलब आपके सेनापति ने हमारे साथ दुष्कर्म किया या कुछ भी किया। तो वहाँ से अल हजाज के मन में एक अपने सेनापति के प्रति बुरे विचार आ गए और उसने वहीं से उसको निर्णय ले लिया कि अब इसको फांसी की सज़ा देनी है। और वो भारत में था मोहम्मद बिन कासिम उस समय। भारत में था। उसने तुरंत बुलाया अपने देश और मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सज़ा दे दी। तो मोहम्मद बिन कासिम एक सेनापति के रूप में फांसी पर चढ़ गया, लेकिन लास्ट तक उसने यही कहा कि हमें अभी तक अपना जुर्म पता ही नहीं है कि हम किस लिए फांसी पर चढ़ रहे हैं। ऐसा सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 1714 ईस्वी में 1712 में आक्रमण किया और 2 ही साल के बाद 1714 में अल हजाज द्वारा फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब ये इतना ही था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब बात करेंगे मोहम्मद कासिम गजनी गौरी महमूद गजनवी के बारे में। ये एक तुर्की शासक था, महमूद गजनवी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक महमूद गजनवी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी भारत किस लिए आया था। महमूद गजनवी अपने पिता की मौत के बदला लेने आया था। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था पता है आपको किसी को? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी के पिता थे सुबुक्तगीन।
सुबुक्तगीन। और एक हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, पेशावर में राजा एक थे, पेशावर के एक राजा थे जयपाल। जयपाल, शायद जयपाल ही नाम था उनका। हाँ, राजा जयपाल। पेशावर के एक राजा थे जयपाल। ये महमूद गजनवी आया था गजनी से। गजनी जो प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान में पड़ता है, जो अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में है। तो सुबुक्तगीन ने क्या किया कि बार बार राजा जयपाल पर आक्रमण किए, बार बार लगातार ये राजा जयपाल पर आक्रमण किए जा रहे थे। तो राजा जयपाल ने तंग आकर सुबुक्तगीन को मार डाला। सुबुक्तगीन को मार दिया। तो सुबुक्तगीन की हत्या का बदला लेने, सुबुक्तगीन की हत्या का बदला लेने महमूद गजनवी भारत आया। अपने पिता की मौत का बदला लेने आया था। महमूद गजनवी 1001 से लेकर लगातार 1027 तक, 1001 से लेकर 1027 तक उसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर, 17 बार। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार लगातार आक्रमण किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत पर लूटपाट करना, भारत की संस्कृति को ध्वस्त करना। तभी उसने हमेशा जितने भी आक्रमण किए सब मंदिरों पे किए। सबसे जो उसका प्रसिद्ध आक्रमण था, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, आप लोगों को पता होगा, ये प्रसिद्ध आक्रमण था सबसे 1025 में सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात, इस समय गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र गुजरात, आक्रमण किया था। ये तो बहुत दूर की बात होगी। सर्वप्रथम अब बात करते हैं महमूद गजनवी भारत आया 1001 में। 1027 तक उसने 17 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण उसने, उसकी दुश्मनी किससे थी? राजा जयपाल से। तो राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया और राजा जयपाल ने उसको बंदी बना लिया, मतलब पराजित करके बंदी बना लिया। तो महमूद गजनवी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया और माफ़ी मांग के महमूद गजनवी को छुड़ा ले गया।